स्टूडेंट्स, आज हम लोग को जैसे पता है कि पार्ट 2 हम लोग को स्टार्ट करना था। पार्ट 1 हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे और ये क्या सीरीज चल रहा है, क्या क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको जान लेने की जरूरत है क्योंकि कई सारे लोग होंगे जो पार्ट 2 में आज हम लोग के साथ नए जुड़ रहे होंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है, क्वेश्चन यूजीसी नेट का जो 3 जनवरी को ये पेपर हुआ था, 3 जनवरी 2025 को, अभी रिसेंट वाला, एकदम रिसेंट वाला। उसी को हम लोग क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और पैटर्न को, एक अप्रोच को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर इन फ्यूचर ऐसा आता है या फिर इससे हटके भी आता है, इससे थोड़ा बहुत लीवे भी होता है। हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं रेशनैलिटी के साथ। तो उसी चीज को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और बहुत अच्छे से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, पुराने से नए क्रम में लगाना है। ये सब जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं और इकोनॉमिस्ट के नाम भी हैं कि वो कौन से इकोनॉमिस्ट ने उसको दिया है, तो इसको ही एक क्रम में, एक ऑर्डर में लगाना है। तो मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी जैसा कि हमें दिख रहा है कि सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है ये। फिर उसके बाद शैडो प्राइस टिनबर्गर का दिया हुआ है। फिर एडम स्मिथ का आता है कॉन्सेप्ट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है EACABD। क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले ये दिया गया है, फिर C दिया गया है, फिर A दिया गया है जो कि चक्रवर्ती की कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। फिर चॉइस ऑफ टेक्निक अमर्त्य सेन का है, और फिर ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स जो कि जी हार्डिन की थ्योरी है, ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स। अब देखिए, जैसे इसमें लिखा है जी हार्डिन, एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जी हार्डिन दिया हो तो इसको हमें पढ़ना होगा। जी हार्डिन ऐसे हमें पढ़ना होगा। हिक्स दिया गया है, हिक्स की थ्योरी। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये JR हिक्स है या यू हिक्स है। तो पूरा नाम सही से लेना चाहिए। हमने बहुत क्लासेस लिया है, एकेडमिक्स में भी लिया है, अपने स्टूडेंट से हमेशा पूछते रहे कि हिक्स की कौन सी हिक्स की थ्योरी है, क्या ये उर्सुला हिक्स की थ्योरी है या फिर JR हिक्स की थ्योरी है। तो इसीलिए पूरा नाम हमें पढ़ना चाहिए, सिर्फ सरनेम ही नहीं पढ़ना चाहिए। हिक्स की थ्योरी है, कीन्स की थ्योरी है, कौन से कीन्स की थ्योरी है? जॉन मेनार्ड कीन्स की थ्योरी है। ठीक। तो ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम लोग कुछ अप्रोच को सीखेंगे कि तरीके पढ़ने के हमारे सही होने चाहिए। कभी कभी होता है कि हम लोग पढ़ाई बहुत ज्यादा किए रहते हैं पर हमारा तरीका नहीं सही रहता है, इसी वजह से हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कंफ्यूजन अभी और आगे चल के क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा नया था। तो इन क्वेश्चन से हमें रटना नहीं है, सिर्फ अप्रोच को समझना है, पढ़ने का तरीका सीखना है कि तरीका क्या होगा। और ये सब यूनिवर्सल तरीके होते हैं। इकोनॉमिक्स, आप पूरी इकोनॉमिक्स जब तक भी पढ़ेंगे इन सब तरीकों के साथ पढ़ेंगे कि कैसे हमको नाम याद करना है, कैसे ईयर याद करना है। ईयर याद करने का भी ट्रिक बताएंगे, तरीका बताए। सबके अपने अपने तरीके होते हैं पर ये सब तो कुछ मतलब एग्जैक्ट तरीके हैं। ऐसे ही पढ़ना है, किसी का नाम पढ़ना है तो पूरा नाम जानना है, उसका ईयर जानना है, किस स्कूल ऑफ थॉट के तहत में आते हैं। अगर स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से आप इकोनॉमिक्स को पढ़ लिए तो आप इकोनॉमिक्स को सीख जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट हम लोग के यहाँ पढ़ाया जाता है पर उसमें जो थ्योरीज को पढ़ाया जाता है वो कंप्लीट नहीं रहती है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा आइडियाज दे दिए जाते हैं कि ये रहते हैं, ये सारी चीजें रहते हैं। एक बार आप माइक्रो मैक्रो सारा जितना यूजीसी नेट का 10 यूनिट है पढ़ लिए, उसके बाद थॉट के हिसाब से उसको पढ़ते हैं तो आप लोग देखेंगे कि कितने मजे के साथ हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये तो रही बात। फिर वर्टिकल इक्विटी की बात आती है कि वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन होता क्या है। एक होता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी, एक होता है वर्टिकल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी हम इसमें बात करते हैं और वर्टिकल इक्विटी हम इस सेंस में इक्विटी की बात करते हैं। इक्वालिटी में अनइक्वालिटी ना हो, इसीलिए इक्विटी का कॉन्सेप्ट आया। तो इसका आंसर तो बता देते हैं, पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स डिफरेंटली। लेकिन अब बात आता है कि वर्टिकल इक्विटी पढ़ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी को भी समझ लें। हॉरिजॉन्टल इक्विटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है
पीपल विद डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स नॉट डिफरेंटली, या फिर शुड बी टैक्स इनडिफरेंटली। हम पढ़ सकते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी। फिर देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन हो सकता है और होगा, रेशनल एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, रिलेटिव वेज हाइपोथेसिस नहीं होगा। तो इसका सही आंसर रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस हो जाएगा। फिर इसमें क्लासिकल थ्योरी में कौन कौन से नहीं एप्लीकेबल होते हैं, फिर कौन कौन से एग्जाम्पशन हमें पता होगा, कौन कौन से एग्जाम्पशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। तो क्लासिकल का जैसे कि एग्जाम्पशन है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, हमें पता है। वन फैक्टर मॉडल, ये भी पता है, सिर्फ लेबर। इट सेटिस्फाइज जीरो सम गेम, ये नहीं होगा, ये मर्केंटिलिज्म का एग्जाम्पशन है। इट इज अ मल्टी फैक्टर मॉडल, ये भी नहीं होगा, ये क्लासिकल से बात जितने थ्योरी आते हैं वो बात करते हैं। इट इज अ मल्टी फैक्टर मॉडल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, ये भी नहीं होगा। तो सी डी ई हमारा सही हो जाएगा। अब यहां पे इनकम हमें पता है, इनकम का फॉर्मूला क्या था, नेशनल इनकम इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम होता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो यहां से हमें निकल जाएगा, और ये क्या है, कंजम्पशन साइड से हम देखते हैं इसको। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये प्राइवेट कंजम्पशन। और हम एक चीज और यहां से निकाल सकते हैं कि इसका शेयर जो है सबसे ज्यादा है, लगभग 52%, लगभग। इसीलिए हम कंजम्पशन लेड इकोनॉमी कहते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। कुछ कुछ क्वेश्चंस को स्किप इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम इन लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन इसलिए स्किप कर दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। इंडिया नेशनल लेवल प्रोग्राम के हिसाब से कौन सा इसमें नहीं सही है या फिर सेट नहीं बैठ पा रहा है, तो हमें देखने से भी पता चल जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये जो है फूड सिक्योरिटी इनहेंसमेंट प्रोग्राम नहीं है। वहीं मनरेगा ये है, प्रधानमंत्री आवास योजना डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ जेंडर इक्वेलिटी इनहेंसमेंट प्रोग्राम, ये भी सही है। तो यहां पे ये गलत ऑप्शन हो जाए, और नॉट करेक्ट ही क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड आ गया। डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से इसमें क्या होगा, और इंडिया इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड से ही गुजर रहा है। तो एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब वर्किंग एज पॉपुलेशन होता क्या है, इसी की बात यहां पे की जा रही है। 15 से 64 साल के जितने लोग हैं वो वर्किंग कैटेगरी में आते हैं, और इसी कैटेगरी में इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग करती है। ऐसे कहानी के तरीके हमको क्वेश्चंस को पता होना चाहिए, एग्जैक्टली इंडियन इकोनॉमी पता होना चाहिए। और इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए जो भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट इकोनॉमिक्स सर्वे को समझ लिया और बजट को समझ लिया, दो चीज को समझ लिया, और अपने टेक्स्ट बुक्स को, अपने थ्योरीज को, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिस्ट को लिंक कर लिए इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, तो आपको इकोनॉमिक समझ में आएगा, और करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी समझ में आ जाएगा कि अभी इंडियन इकोनॉमी की स्थिति परिस्थिति है क्या। हैरिस टुडारो का मॉडल जो कि माइग्रेशन का मॉडल था, मेनली टारगेट उनका माइग्रेशन में था। और माइग्रेशन कौन सा माइग्रेशन, रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। और कैसा माइग्रेशन, ये पुल्ड माइग्रेशन में आता था, पुल्ड। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स को एक ऑर्डर में लगाना है,
तो हमें पता है सबसे पहले क्या आता है, पेंशन, ये 15 में आता है। आयुष्मान भारत 18 में आता है। जल जीवन मिशन 19 में आता है। उज्ज्वला योजना 16 में आता है। तो बी, डी, अब देखिए दो से ही हमारा आंसर मिल गया। हमें चौथे पांचवें तीसरे चौथे जाने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम टाइम में समय कम है वैसे पे भी, अभी तो हमें समझना है, तो इसलिए हम समझाएंगे कि बी डी ए सी 4 ऑप्शन इसमें होंगे। लेकिन एग्जाम टाइम में इतना नहीं लिखना है या फिर समझना है कि बी डी ए सी कैसे होगा, क्या होगा, ठीक। फिर रियल बिजनेस साइकिल के शेष में और एब्सेंस ऑफ सप्लाई शॉक, एब्सेंस ऑफ सप्लाई शॉक आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सप्लाई शॉक है ही नहीं, नॉर्मल सी सिचुएशन चल रही है, ये नॉर्मल सी सिचुएशन, ऐसा सप्लाई शॉक है ही नहीं। रियल बिजनेस आरबीसी की जो थ्योरी है तो नॉर्मल सी सिचुएशन है, तो मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी में अभी रिसेशनरी फेस नहीं है, शॉक का फेस नहीं है, शॉर्टेज की सिचुएशन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में नॉर्मल सी सिचुएशन नहीं, और नॉर्मल सी सिचुएशन क्या होती है कि देयर इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगार वही इंसान रहेगा, वही व्यक्ति बेरोजगार रहेगा जो अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहता है। काम मार्केट में तमाम तरीके के काम है, लेकिन बेरोजगार वही है जो बेरोजगार रहना चाहता है। हम अपने आसपास दूर या फिर कहीं पे भी देख सकते हैं कि कई लोग हैं काम ही नहीं करना चाहते एक्चुअली में, दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो इसलिए वो व्यक्ति इस कैटेगरी में आता, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और ये क्लासिकल्स का ही कॉन्सेप्ट था कि क्लासिकल्स कहते थे, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को फेवर कहते थे और कहते देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट से मतलब ये था कि देयर कैन बी अनएम्प्लॉयमेंट, बट बेरोजगार वही रहेंगे जो वॉलेंटरली रहना चाहते हैं बेरोजगार। गेन्स फ्रॉम ट्रेड, इसमें कह रहा कौन सा गेन्स फ्रॉम ट्रेड का एग्जाम्पल नहीं है, डिफिनीशन नहीं है। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड हम यही जानते हैं कि नेट बेनिफिट टू इकोनॉमिक एजेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन ट्रेड, ये गेन्स फ्रॉम ट्रेड का डिफिनीशन होता है। ग्रॉस बेनिफिट इसमें फिर नहीं होगा, हम जान गए, बी होगा, और बी होगा तो सी भी होगा इसके साथ। बी होगा तो सी होगा, इट इज डिडक्शन इन कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम प्रोड्यूसर सरप्लस, ये भी नहीं होगा, तो बी सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी गेन्स फ्रॉम ट्रेड को हम थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। दो देश व्यापार करते हैं, उससे जो भी नेट बेनिफिट्स उनको मिलता है वो होता है गेन्स फ्रॉम ट्रेड, व्यापार से उन्हें नेट बेनिफिट्स मिला। तो इट इज अ बेनिफिट इंडिविजुअल एंड कंट्री डिराइव पाते हैं फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। कई सारे ट्रेड की थ्योरीज है, कुछ कहते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड होता है, कुछ कहते हैं लॉस फ्रॉम ट्रेड होता है। जैसे प्रेविस सिंगर की थ्योरी है, जगदीश भगवती का कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि ट्रेड को डेवलपिंग, ट्रेड से व्यापार से डेवलपिंग कंट्रीज को लॉस होता है, दे आर नॉट विनर्स दे आर लूजर्स, और डेवलप्ड कंट्रीज को फायदा होता है। आज के समय में हम ये भी देखने को मिल जाता है। और इट इज अ नेट बेनिफिट टू इकोनॉमिक एजेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन ट्रेड, गेन्स फ्रॉम ट्रेड की डेफिनेशन ये भी है जो नेट बेनिफिट्स उनको मिलता है, और इट इज अ सम ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस, ये भी हो सही है, ये भी होता है। तो इसीलिए अब सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो सेंट्रल बैंक, केंद्र सरकार या फिर केंद्र बैंक क्या कर सकता है, आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है तो आरबीआई क्या क्या कर सकता है। तो बाय इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो,
सीआरआर को बढ़ाएगा नहीं घटाएगा। अगर सीआरआर को बढ़ाएगा, जो कि कॉमर्शियल बैंक को एक जैसे आप डिपॉजिट करने गए पैसा तो 6% सीआरआर चल रहा है, तो 6% वो फिक्स कर लेगा, रिजर्व में रख लेगा कैश के फॉर्म में, उसे कहते हैं सीआरआर। तो अगर इसको बढ़ा देगा तो उसको रिजर्व ज्यादा रखना पड़ रहा है और मनी सप्लाई फिर कम हो जाएगी इकोनॉमी में, और लोन वो कम जनरेट कर पा रहा है। तो इसीलिए बाय रेजिंग द सीआरआर इज नॉट एन ऑप्शन। फिर उसके बाद तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, बाय परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमसे आपसे अगर सिक्योरिटीज ले रहा है तो उसके बदले पैसा दे रहा है, तो पैसा मार्केट में आएगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो वो चीज है। बाय लोअरिंग द कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर को कम करेंगे, 10% था 5% कर दिया, तो क्या हो गए, कॉमर्शियल बैंक, जितने भी देश के कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक हैं, वो क्या करेंगे कि 5% वो अपने पास कैश के फॉर्म में रखें, बाकी 95% वो मनी सप्लाई के फॉर्म में या फिर लोन के फॉर्म में किसी भी तरीके से वो इकोनॉमी में सर्कुलेट कर देंगे। लोगों के हाथ तक पैसा आ गया, डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग। फिर बाय लोअरिंग द रेपो रेट, इससे भी रेपो होता है रीपर्चेज ऑप्शन, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, आती रहती है आरबीआई की रिपोर्ट में। तो बी सी डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा समझने वाला भी क्वेश्चन था, और इसको सही से देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में भी था, पर यूजीसी का जो आंसर है और हम लोग को भी जो समझ में है हम लोग वही करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें पूछा है क्या नहीं सही है। तो पब्लिक बोरोइंग कर्टेल्स कंजम्पशन, ये नहीं सही होगा, क्योंकि पब्लिक बोरोइंग से कंजम्पशन कम नहीं होता है। टैक्सेशन कर्टेल्स कंजम्पशन, यस, टैक्सेशन से कंजम्पशन कम होता है। मान लीजिए 10 लाख रुपए आपकी साल भर की इनकम है, उस पर 10% टैक्स लगता है, वो 10% टैक्स के जगह बढ़ा दिया गया, 15% इनकम टैक्स कर दिया गया, तो आपके इनकम जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो गए। डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो आपकी कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो नेशनल इनकम कम होगी। सारी चीजें लिंक है एक दूसरे से। पब्लिक डेट ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट, अब लोगों के हाथ से अगर पैसा सरकार तक जा रहा है, पब्लिक डेट ट्रांसफर फंड फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट, तो ये भी ऑप्शन सही है। और गवर्नमेंट बोरोइंग डज नॉट इफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो यूजीसी का सही माना है, ऑप्शन बी माना, पब्लिक बोरोइंग कर्टेल्स कंजम्पशन, ये गलत होगा, हम इसके साथ ही जाएंगे। फिर अरेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर इस्टेब्लिशमेंट अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, हमें जानना है कि सबसे पहले कौन सा आया और सबसे बाद में कौन सा आया। तो आईएफसीआई जैसे कि हम जानते हैं 48 में आया था, 48 मतलब 1948 में आईएफसीआई आया, 1948 में। फिर आईसीआईसीआई आया, कब आया, 55 में आया, 1955 में आया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आईसीआईसीआई 1955 में आया। आईडीबीआई कब आया, आईडीबीआई 1964 में आया, आईडीबीआई। और आईआरबीआई इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ये कब आया, ये 1985 में आया। तो बीसीएडी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ईयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमने सोचा था नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करेंगे, पर हम रह नहीं सकते इस क्वेश्चन को कैलकुलेट किए बिना आज और अभी। तो 6 नंबर ऑफ फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को हमने रोल कर दिया। फेवरेबल जितने भी इवेंट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो
टोटल तो हो जाएगा 6 to the power 6 और 6 नंबर ऑफ फेयर डाइस, 6 डाइस फेंके गए साइमल्टेनियसली साथ में, तो ठीक है 6 की पावर 6 हो जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच फेज शोज अप विथ अ डिफरेंट नंबर्स। अच्छा, हर डाइस, जो भी डाइस रोल किया गया सब में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आए, मतलब क्या पूछ रहा है, एक में 6 आ सकता है, एक में 5 आ सकता है, एक में 4 आ सकता है, एक में 3 आ सकता है, एक में 2 आ सकता है और एक में 1 आ सकता है। तो मतलब इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बटे 6 to the power 6, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका एक ऑर्डर होता है, आज ऑर्डर को सीख लेते हैं। अगर हम इस ऑर्डर में आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ये ऑर्डर होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। इंटीग्रेशन ज्यादा बढ़ता चला जाएगी, इंटीग्रेशन की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे प्रेफरेंशियल में है तो हम कम सिर्फ प्रेफरेंस दे रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्री कर रहे हैं हम, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमको पूछा है, हम फ्री कर रहे हैं। इकोनॉमिक यूनियन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, एडवांस फॉर्म है, तो इकोनॉमिक यूनियन हो जाएगा। डी में 4 हो जाएगा। फ्री ट्रेड एरिया, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप रिमूव टैरिफ ऑन ईच अदर प्रोडक्ट्स एंड एट द सेम टाइम रिटेन इट्स इंडिपेंडेंस इन एस्टेब्लिशिंग ट्रेडिंग प्राइसेस विद नॉन मेंबर्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट A3 हो जाएगा और D4 हो जाएगा। A3 D4 इज द राइट ऑप्शन। अब दो से ही हमें आंसर को मिल जा रहे हैं। B2 हो जाएगा, कस्टम यूनियन, ऑल टैरिफ्स आर रिमूव बिटवीन मेंबर्स एंड ग्रुप एडॉप्ट्स कॉमन एक्सटर्नल कॉमर्शियल पॉलिसी टुवर्ड्स नॉन मेंबर्स। कॉमन मार्केट्स हो जाएगा। कॉमन मार्केट क्या हुआ, जो भी मेंबर्स हैं ट्रेड कर रहे हैं, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी अपनाएंगे, इज अडॉप्टेड फॉर नॉन मेंबर्स, नॉन मेंबर्स के लिए। तो इजी क्वेश्चन था ऑर्डर को, लेकिन बस वही है, याद करने की जरूरत है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन, ये ऑर्डर होता है याद करने का। एक और यूनियन आज के एडवांस किताबें में, जो नई नई किताबें हैं, क्रूगमैन की जैसी किताब है, पॉल क्रूगमैन की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स किताब है, तो उसमें पॉलिटिकल यूनियन भी हमें देखने को मिलता है। ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की थ्योरीज हैं। इकोनॉमीज, एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी कैसे इंटीग्रेट करते हैं। फिर अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, सबसे पहले डेविड ह्यूम सबसे पुराने हैं, 1700 लगभग 1600 में आए थे ये। अब एक ही से आंसर मिल गया, CABED, CA पहला, ABE और D। इसको नेक्स्ट क्लास के लिए स्किप करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है ये। यूनिट रूट टेस्ट फॉर टाइम सीरीज इज बेस्ड ऑन नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, देयर इज नो डिफरेंस, नल हाइपोथेसिस कहता है। स्टेशनैरिटी मतलब होता है मीन और वेरिएंस कांस्टेंट हो। नॉन स्टेशनरी मतलब क्या होता है, यूनिट रूट है वहां पे। इसी यूनिट रूट को हम स्टेशनरी करना चाहते हैं, तो हम लोग कई मॉडल्स भी लगाते हैं। तो इसका आंसर तो नॉन स्टेशनरी हो जाएगा अगर यूनिट रूट है नल हाइपोथेसिस के बेस पे। अगर टाइम सीरीज डेटा है, अगर हमारे पास कोई भी टाइम सीरीज डेटा है,
मान लीजिए दो देशों के बीच में क्या क्या व्यापार हो रहा है, उनको हम ट्रेंड जानना चाहते हैं, और ट्रेंड जानने के बाद हम फोरकास्ट करना चाहते हैं कि इंडिया यूएई देश व्यापार कर रहा है, तो उन देश का पहले तो एक ट्रेंड देखेंगे कि आफ्टर 2000 के बाद से और अभी तक कि उनमें ट्रेंड क्या क्या चीजों के मिला, क्या इंडिया का यूएई के टोटल ट्रेड में शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है। और फिर हम फोरकास्ट कुछ करना चाहते हैं, फ्यूचर को हम जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते हैं, और इतना कोई ज्योतिष है भी नहीं कि एग्जैक्टली में बोल देंगे कि हम लोग इंडिया का यूएई ट्रेड बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत सारे, क्योंकि फैक्टर्स बहुत डिटरमाइन करते हैं ट्रेड को, व्यापार को। तो हम बेसिकली ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर फोरकास्टिंग करना है तो कौन सा मॉडल लगाते हैं। अरीमा, अरीमा मॉडल होता है ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ये भी क्यों बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। अरीमा को डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते, फोरकास्ट करना हो तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, डाटा को स्टेशनरी करना होगा। स्टेशनरी मतलब मीन और वेरिएंस कांस्टेंट होने चाहिए, इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। उसके बाद ही हम इसमें मॉडल को लगा सकते हैं, रीमा को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नॉन स्टेशनरी। अगर इनकम बढ़ता है तो परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स घटता है। मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख से 15 लाख हो गई, तो आप 10% टैक्स देते, तब 5% टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ टैक्स को क्या कहते हैं, ऐसे टाइप ऑफ टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। प्रोग्रेसिव तो होगा आपकी इनकम बढ़ी, आपका टैक्स भी बढ़ा। तो ये तो प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया, ये रिग्रेसिव टैक्स है। आपकी इनकम घट रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट घट रहा है। प्रोपोर्शनेट टैक्स, इनकम के हिसाब से इतना टैक्स, फिर इसके हिसाब से इतना टैक्स, फिर इसके हिसाब से इतना टैक्स, इतना टैक्स, प्रोपोर्शनेट टैक्स हो जाएगी। न्यूट्रल टैक्स, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। इन अ मार्केट मॉडल विल लैग्स, अभी ये कॉबवेब की थ्योरी आ गई। जो कि कैल्डर नाम के इकोनॉमिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, निकोलसन कैल्डर, एन कैल्डर। पूरा नाम पढ़ना है हमें, क्योंकि पढ़ने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग कई सारे गलत तरीके से, गलत अप्रोच से क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, लिखने का तरीका, ये सब तरीका बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपके सक्सेस के लिए। और किस में सक्सेस, एग्जाम में सक्सेस, लाइफ में सक्सेस। तो निकोलसन कैल्डर, कॉबवेब का कॉन्सेप्ट दिया था निकोलसन कैल्डर ने। अब मार्केट मॉडल विद लैग्ड सप्लाई फंक्शन। लैग्ड मतलब क्या होता है, एस टी इज इक्वल्स टू एस टी माइनस 1 प्लस एस टी, ये लैग्ड सप्लाई फंक्शन होता है। तो यहां पे होगा स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व फंक्शन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन, तभी कन्वर्ज होगा। और उसका उल्टा होगा तो डाइवर्ज हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो इसका आंसर सीएसओ होगा। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। एनएसएसओ सीएसओ को हम बता दें तो मर्ज हो चुका है, सीएसओ और एनएसएसओ मर्ज हो चुका है, अब एक ही चीज हो चुका है। और ये कब मर्ज हुआ, 2019 में मर्ज हुआ। जो कि हमारे यहां जो इकोनॉमी के डेटास वगैरह आते हैं, जैसे नेशनल इनकम का डेटा आ गया, सीपीआई का डेटा आ गया, तो ये सब सीएसओ देता है।
नीति आयोग भी कई तरीके के डेटा देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो मान लीजिए बजट वगैरह ये सारी चीजें देता है। आरबीआई मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी देता है, और कई सारी रिपोर्ट्स आते हैं। नीति आयोग स्टेट स्पेसिफिक आजकल बहुत रिपोर्ट्स दे रहा है नीति आयोग, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, कौन कौन से राज्य एक्सपोर्ट्स में अच्छे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीजें। गरीबी किस राज्य में ज्यादा है, किस राज्य में कम है, उसको जानना हो तो नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के बारे में हमें पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा। सीएसओ नेशनल इनकम के बारे में अगर हमें देखना है तो सीएसओ सिंपल, ये सब सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आप इकोनोमेट्रिक्स में आपको कुछ नहीं आता, बस आपने कभी देखा हो एक बार तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। डर्बिन वाटसन जैसे कि डीडब्ल्यू ऑटो कोरिलेशन से होता है, ग्लेजर हेट्रोस्केडास्टिसिटी से होता है, ग्रैंगर कैजुअलिटी से होता है। आपका फेरर ग्रुबलर नहीं भी आ रहा है, मल्टीकोलिनिटी वैसे होता है, नहीं भी आ रहा तो भी बन जाएगा आपको। तो A4 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, A4 B3 अभी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है एक और कर लेते हैं। C1 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, और D2 हो जाएगा। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन आ गया, थोड़ा सा जान लेते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है। मैं कार बेचना चाहता हूं, आप कार खरीदना चाहते हैं। हमारे पास कार के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन, आपके पास कार के बारे में कम इंफॉर्मेशन है। कोई भी कार हो, तो हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हुआ तो जीतने की चांसेस या फिर आपको फुल बनाने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे हमको, कि कितने साल तक ये कार चलने वाली है, क्या कंडीशन है, कितना खर्चा आता है इसमें, कितनी सर्विसिंग होती है, ये सारी चीज की जानकारी हमारे ही पास है। तो ये होता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। मतलब कि आपके पास एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, दूसरे के पास कम इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बराबर नहीं है, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर वो लेमन मार्केट हो, लेमन मतलब क्या होता है, बैड गुड्स। लेमन मार्केट में क्या होता है, बैड गुड्स ड्राइव आउट ऑफ मार्केट गुड गुड्स, अच्छे गुड्स को बैड गुड्स निकाल दे रहे हैं मार्केट से, तो होता है लेमन मार्केट प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो एडवर्ड सिलेक्शन बाय वन ऑफ द पार्टी सही होगा। ग्रेजुअल विड्रॉल और इंफीरियर क्वालिटी गुड ये नहीं होगा। ग्रेजुअल विड्रॉल और बेटर क्वालिटी गुड्स ये होगा। और ग्रेजुअल फॉल इन एवरेज प्राइस ये भी सही हो, एवरेज प्राइस भी उसकी कम हो गई, तो ABC इसका आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ वन। स्कीट वास्की का डबल क्राइटेरिया क्या होता है? ये दो कंडीशन इसमें जरूरी होती है। पहला, कैल्डर हिक्स का जो कंपेंसेशन का थ्योरी है, जो कि एक लोग गेनर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एक लोग लूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, और रिवर्सल टेस्ट, दोनों चीजें जरूरी होती हैं। स्कीट वास्की डबल क्राइटेरियम, इसीलिए डबल है, इसमें दोनों चीजें जरूरत है। फिर मैच आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कार्ल मार्क्स, कहीं से भी, मतलब सी हमने इसलिए उठा लिया कि आप कहीं पे नजर कहीं पे जाए आप मैच कर लेंगे उस चीज से। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मोदग्लियानी, कैश बैलेंस एल्फ्रेड मार्शल, और टेब्लो इकोनॉमिकी क्विजने। तो इसका आंसर हो जाएगा A का 4 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, D2 हो जाएगा। फिर अगेन सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सरलॉर्ड टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी, वॉन न्यूमैन मॉर्गनस्टन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टन थ्योरी ऑफ गेन्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, सिंगल शॉट गेम नैश इक्विलिब्रियम को बताता है, और स्टेकलबर्ट चीटिंग को बताता है, स्टेकलबर्ट लीडरशिप मॉडल। तो C4 हो जाएगा, C4 यहां पे है, A2 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, C4 हो जाएगा, D3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा।
इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका आंसर वैसे 100 था, पर ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे। फिर क्रोनोलॉजी में लगाना है। जितने भी थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है पॉपुलेशन में, कैनन की थ्योरी है, माल्थस की सबसे पुरानी थ्योरी माल्थस की है, तो माल्थस से ही हमारा आंसर भी बन जाता है CBAD। एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? डिफिकल्ट टू इवेड, यस। इट इज इलास्टिक इन नेचर, इट इज कन्वीनियंट टू पे, इट इज बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे टैक्स पेयर, ये तो इनकम टैक्स का आ गया। तो ABC इसका आंसर हो जाएगा सही। वालरा का लॉ पूछ रहा है, वालरास लॉ स्टेट दैट इफ M-N मार्केट्स हैं, N-1 मार्केट्स हैं आर इन इक्विलिब्रियम, तो वी कैन गेट इक्विलिब्रियम प्राइसेस इन nth मार्केट। अब GLS का क्वेश्चन आ गया। GLS होता है जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, एक होता है OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, एक होता है GLS जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। ये सब अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ये सब आपको जानने समझने की बहुत जरूरत है। तो इसका आंसर तो A और C होगा, ऑटो कोरिलेशन और हेटेरोस्केडास्टिसिटी। इसमें GLS का हम लोग यूज करते हैं अगर समस्या हो ऑटो कोरिलेशन की, हमारे उसमें ऑटो कोरिलेशन की समस्या है तो हम GLS यूज करते हैं। और हेटेरोस्केडास्टिक डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं तब भी हम GLS का यूज करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन फिर से आ गया। परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हम लोग क्लास फर्स्ट BA फर्स्ट से तो पढ़ ही रहे हैं। वैसे तो जिसका 11th-12th क्लास में होगा इकोनॉमिक्स वो भी समझ रहा होगा। बर्ट्रैंड का प्राइसेस देखते हैं, तो प्राइसेस आ गया यहाँ पे, तो बर्ट्रैंड हो गया, B1 हो गया, A3 हो गया, A3 B1, C2 हो गया। स्टेकेलबर्ग इंटरडिपेंडेंस की बात करता है। स्टेकेलबर्ग ओलिगोपॉली, फ्यू फॉर्म्स होती है ओलिगोपॉली, जैसे सिम कार्ड कंपनीज हैं तो हम लोग गिन सकते हैं कितनी कंपनीज हैं। ऐसे पानी बेचने वाली कंपनीज थी, अभी तो मार्केट में खैर कई सारी कंपनीज आ गए पानी की। तो ये सब ओलिगोपॉली मॉडल हो गए। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। अब इसमें नैश इक्विलिब्रियम किस किस सिचुएशन में होता है इसकी जानने की जरूरत। नैश इक्विलिब्रियम होता क्या है कि हम लोग एक दूसरे के बिहेवियर को, एक्शन रिएक्शन को देखते हैं नैश इक्विलिब्रियम में। मतलब आई विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, अपोनेंट विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, और उन एक दूसरे को पता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। नैश इक्विलिब्रियम इज नॉट अ डायमोनेंट स्ट्रेटजी। तो प्राइस लीडरशिप इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी इज अ नैश इक्विलिब्रियम, हाँ सही है। बर्ट्रैंड का मॉडल जो कि प्राइसेस को देखता है वो भी नैश इक्विलिब्रियम है। स्टेकेलबर्ग मॉडल भी नैश इक्विलिब्रियम है। मोनोपोली नहीं है, एक ही है ही, तो उसमें इंटरडिपेंडेंस की बात कहां से आ जाएगी, उसमें नैश हम कैसे देखेंगे। और EB होगा, ABCE। नैश इक्विलिब्रियम हम आजकल के इकोनॉमी में, मार्केट्स में बहुत ज्यादा देख सकते हैं। जैसे सब्जी बाजार में चले जाएं तो सब्जी की दुकानें जितनी भी होती हैं, ABCDEB, सारी दुकानें आसपास क्यों होती हैं, वहां पे नैश इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिल रहा है कि वो लोग आपस में एक मार्केट क्रिएट कर लिए हैं, वहां पे ही मार्केट रहता, वहां से हम लोग जाके देखते हैं। तो ये नैश इक्विलिब्रियम हो गया। अब क्लासिकल मॉडल्स आ गए। क्लासिकल मॉडल हो गया विदाउट अनएंटिसिपेटेड शॉक। मतलब विदाउट अनएंटिसिपेटेड शॉक मतलब हम एंटिसिपेट शॉक ये पूछ लिया, विदाउट अनएंटिसिपेटेड हो गया तो एंटी, इसको अदर फॉर्म में लिखने तो
एंटीसिपेटेड शॉक, ऐसी सिचुएशन है तो क्या होगा? तो नॉर्मल सी सिचुएशन होगी, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। तो बी और ई इसका ऑप्शन हो जाएगा। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सॉरी, ए और ई इसका ऑप्शन हो जाएगा। एमईसी और एमईआई दोनों एक दूसरे के बराबर कब हो जाएंगे? तो नेट वैल्यू ऑन कैपिटल स्टॉक जब जीरो हो जाएगा तब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब कॉन्टिन्यूअस सप्लाई स्टॉक, मान लीजिए सप्लाई स्टॉक है, सप्लाई की कमी हो गई, तब क्या होगा? फिलिप्स कर्व में तब क्या होगा? ये फिलिप्स कर्व हो गया, यहां पे इन्फ्लेशन को देखते हैं या फिर वेज को देखते हैं, और यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। मान लीजिए सप्लाई स्टॉक हो गया तो ये यहां पे हो गया, तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, पहले हम यहां पे थे। तो यहां पे हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, बोथ राइज। टाइप 2 एरर क्या होता है? नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। जब वो एच नॉट जब सही हो तब हम रिजेक्ट कर दें तो टाइप 1 एरर हो गया। एच नॉट जब गलत है तब हम उसको एक्सेप्ट कर लें तो टाइप 2 एरर हो गया। नल हाइपोथेसिस के संदर्भ में इसको देखते हैं, तो यहां पे टाइप 2 एरर हो गया, तो ये पूछ रहा है मीन इज ग्रेटर देन मोड, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर पॉजिटिवली स्क्यूनेस होता है। होमोजीनियस पॉपुलेशन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट को इससे देखते हैं। फिर लिंडाल की थ्योरी आ गई, पार्किंसंस लॉ आ गया और हॉटलिंग रूल आ गया। एरिक लिंडाल की जो थ्योरी है और पार्किंसंस लॉ जो है, पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एजेंसीज। कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एजेंसीज, पार्किंसंस का ये नियम हो गया। हॉटलिंग का रूल क्या है? प्राइसिंग ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, प्राइसिंग ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। और क्लब गुड क्या हो गया? क्लब गुड हो गया प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड, क्लब गुड हो गया। लिंडाल की थ्योरी प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड हो गया, लिंडाल की थ्योरी। तो ये ऑप्शन हो गए और ये ऑप्शन सही हो गए। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी, अब कोर्स थ्योरम एक्सटर्नलिटी को ही सही करने के लिए होता है। ये तीन मेनली, ये तीन चीजों पे बात करता है। क्या क्या बात करता है? इफ प्रॉपर्टी राइट्स आर वेल डिफाइंड, और अगर बार्गेनिंग हो सकती है तो, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं हो, प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ये सही डिफाइंड होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बार्गेनिंग से हम एक्सटर्नलिटीज को दूर कर सकते हैं और मार्केट या फिर इकोनॉमी जो हो सकता है वो इक्विलिब्रियम में आ सकती। कैसे आ सकती है? प्राइवेट पार्टीज के द्वारा। सोशली इनइफिशियंट होता है, प्राइवेटली इफिशियंट होता है। तो सोशल आउटकम कैन बी
अटेन्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज। गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हो सकता, प्राइवेट के द्वारा हो सकता है। अब यहां पे पूछ रहा है ड्यू टू ओपन एक्सेस ऑफ टू अ प्रॉपर्टी आफ्टर इट इज ओवर यूज बियॉन्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी। अगर हम बहुत ज्यादा, मान लीजिए सड़क ही है, इसको हम कितने टायर की गाड़ियां चला रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या हो यहाँ पे समस्या आ जाएगी, ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स आ जाएगा, कुंभ वगैरह के तरीके जाम लगने लगेंगे, ये सारी चीजें आने लगी, तो प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स आ जाएगा। अभी नेस का इक्विलिब्रियम का ये पैसेज है, इसको कल की क्लास में करेंगे। 5 क्वेश्चंस यहां से और लगभग 10 क्वेश्चन हमने छोड़ा भी है, तो 15 क्वेश्चन को फिर एक क्लास, एक सीरीज में हम कवर कर लेंगे, लगभग आधे घंटे की क्लास और एक लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास और थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ने समझने की ऑलमोस्ट लगभग 40 to 45 क्वेश्चंस को पढ़ने और समझने की कोशिश किया आज की क्लास में हम लोगों ने, और तरीके से पढ़ने की कोशिश किया, जानने की कोशिश की कि क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। एग्जाम में ऐसे पेपर आते हैं तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सब तरीके से क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग सॉल्व किए। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। फिर इसके पार्ट 3 में हम लोग फिर से पुनः मिलेंगे और जो भी क्वेश्चन हमने छोड़ा है उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर हम लोग उठाएंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि 1 जून को इकोनॉमिक्स वालों का एग्जाम है। और कुछ क्वेरीज हमारे पास आए थे कि सर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराइए, हम लोग के ग्रुप में क्वेरीज आए थे, तो उन क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद यूपी पीजीटी का पेपर जो कि 18-19 जून को है, तो उस पेपर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व एक एक पेपर हम लोग करके 3 पेपर ये टारगेट बनाते हैं, सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग एक लेक्चर सीरीज लाने वाले हैं, कोशिश करेंगे जहां तक जितने भी क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 क्लासेस लेंगे, और वो 10 क्लासेस ऐसे यूनिक क्लासेस रहेंगे जो कि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो मैटर नहीं मिल पाते हैं, पर आज के समय हम लोग के पास कंटेंट वो हो गया है, तो कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे, और वो कंटेंट आपको मिलेगा तो आप लोग देखेंगे कि ये कितना टफ टास्क था जो आपको बहुत इजीली मिल जा रहा है। तो यहां खड़े होके पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि जो चीज आपको नहीं मिल पा रही वो हम आपको दे सके, ठीक। और एक चीज और बोलना चाहेंगे कि इसके पीछे जो हमारी टीम है, हमारा विश्वविद्यालय के परिवार है, छात्रावास के सीनियर्स हैं, हमारे योगेश सर हैं, और काफी सारे हमारे मित्र भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं एक एक करके, तो सब लोग का तो धन्यवाद देना चाहेंगे। सब बहुत बड़ी एक टीम है। अतेंद्र सर हैं हमारे सीनियर, जो कि लगातार निरंतर मदद कर रहे हैं बैकग्राउंड में, तो सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अल्टीमेटली ये एक प्लेटफॉर्म बनाया क्यों गया है, इसके पीछे का कारण पहले जानिए। विश्वविद्यालय में हम लोग जब आए थे, हम लोग देखते थे कि सीनियर्स और जूनियर्स में एक ऐसी कनेक्टिविटी थी कि एक जूनियर जा रहा है तो कह रहा है प्रणाम सर,